नमस्कार साथियों। दोस्तों, अपन का जो चल रहा था सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। दोस्तों, आज अपन देखेंगे पार्ट नंबर 3। और ये जो पार्ट दे रहा हूँ मैं आपको लगभग 10 से 11 मिनट का पार्ट है। लगभग 1 घंटे में आपकी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो अपन आ रहे थे यहाँ पे नवाचार विधियाँ। तो नवाचार विधियाँ सबसे पहले देख लो क्या होती है। सामान्य शिक्षण कार्य के साथ ही जब एक शिक्षक किसी विशेष वैज्ञानिक तरीके को अपनाते हुए जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष शिक्षण के द्वारा बालकों को सक्रिय बनाए रखने में सहयोग प्राप्त करता है तो उसे ही नवाचार शिक्षण कहते हैं। मित्रों, कोई भी टीचर अगर वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा रहा है और बालकों के सहयोग से यानी बालकों को सक्रिय बनाने का जो सहयोग प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? नवाचार शिक्षण कहते हैं। अब मित्रों, नवाचार शिक्षण देखो कौन कौन है। मस्तिष्क उद्दीपन, भूमिका निर्वहन, भ्रमण यानी पर्यटन और सर्वेक्षण 4 अपन आज देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन मस्तिष्क उद्दीपन क्या होता है। मस्तिष्क उद्दीपन से अभिप्राय है व्यक्ति के मस्तिष्क में नए विचारों को सर्जित करने के लिए उत्तेजित व्यवस्था पैदा करना। यानी मस्तिष्क में नए जो विचार आते हैं उसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क उद्दीपन कहते हैं। और मित्रों, ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसके जनक कौन है। ये बात आपको याद रखनी है कि अमेरिका के विद्वान थे एलेक्स ऑसबर्न, और उन्होंने 1953 में सबसे पहले इस बात को विचार रखा। अमेरिका विद्वान एलेक्स ऑसबर्न 1953 में सबसे पहले ये विचार दिए थे और इस विचारधारा को शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना गया। एक विज्ञापन एजेंसी में कार्य करने वाला ये व्यक्ति शिक्षण नवाचार के लिए चर्चित हुआ। तो आपको मस्तिष्क उद्दीपन के आपको याद रखना, सबसे चर्चा करने वाला कौन है? एलेक्स ऑसबर्न 1953 कहाँ का निवासी था? अमेरिका का निवासी था। अब एक बार ऑसबर्न की परिभाषा भी देख लो क्या है। मस्तिष्क उद्दीपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों को नवीन विचार पैदा करने का वातावरण मिलता है। सामान्य स्तर पर अगर वाद विवाद, समाज नीति जैसी विधियों में एक मस्तिष्क उद्दीपन का उपयोग संभव होता है तथा इसके उपयोग से बालक में एक सृजनशील चिंतन का विकास संभव है। अब मित्रों देख लो इसमें कौन कौन से लाभ है। तो लाभ देखो, सामाजिक नैतिक आचरण का विकास होता है, चिंतन के विकास में सहयोग करता है, बालक के सकारात्मक रुचि अभिरुचि में सहयोग करता है, मनोवर्ती आदतों का भी क्या करता है? विकास करता है। अब मित्रों 4 नंबर देखो, प्रत्यक्ष स्थायी अनुभवों की प्राप्ति, नवीन विचारों के पैदा होने में और वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का जन्म होता है। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप कौन कौन से लाभ है। अब मित्रों नंबर 2 है भूमिका निर्वहन। नंबर 2 कौन सा है? भूमिका निर्वहन। भूमिका निर्वहन किसे कहते हैं पहले ये देख लो एक बार। जब एक व्यक्ति किसी परिस्थिति विशेष में कार्य करता है तो वह अपने आप में एक भूमिका सही तरीके से पूरी करता है, इसे ही भूमिका निर्वहन कहते हैं। दोस्तों, भूमिका निर्वहन मतलब है कि आप अगर एक अध्यापक बन जाओगे तो आपको भी भूमिका निर्वाह ये होगा कि बालकों को पढ़ाना, बालकों को समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाना, जिसे कहते हैं भूमिका निर्वहन। समाज में किसी भी व्यक्ति को अपनी अपनी परिस्थिति यानी समाज में कोई पद के अनुसार वह जो भूमिका यानी क्रम व्यवहार निभाता है उसे ही क्या कहते हैं? भूमिका निर्वहन कहते हैं। तो मित्रों, कई व्यक्ति पिता का भूमिका निर्वहन निभाता है, कई माताएं भूमिका निर्वहन निभाती है। तो इसमें वो बिना किसी पूर्व तैयारी के भी जब कोई बालक व्यक्ति किसी पद के अनुसार कार्य कर लेता है तो भूमिका निभाता है। ये तो इसे ही भूमिका निर्वहन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। बिना किसी पूर्व तैयारी की भी कई बार बच्चे काम कर लेते हैं, जिसे भी क्या कहते हैं? भूमिका निर्वहन कहते हैं। जब एक नाटक के रूप में
जब एक नाटक के रूप में विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए बालकों को विभिन्न पात्रों की भूमिका प्रदान की जाकर समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूमिका निर्वहन कहते हैं। और भूमिका निर्वहन के लाभ है, देख लो। भूमिका निर्वहन मतलब अपना दायित्व निभाना। तर्क चिंतन का विकास होता है, बालकों में कार्य करने के प्रति उत्साह होती है, बालकों में संप्रेषण का विकास होता है और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है और बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। नंबर 6 देखो, सामाजिकता, सहकारिता, नैतिकता एवं बौद्धिक क्षमताओं का भी क्या होता है, इसमें विकास होता है। तो ये है लाभ। अब में तो 3 नंबर पर्यटन भ्रमण। तो इसका सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका प्रतिपादक देने वाला कौन है, प्रोपस रेने। यानी अगर पर्यटन या भ्रमण करने जाना है तो रेने यानी प्रोपस रेने के द्वारा दिया गया। आपको याद रखना है रेन यानी वर्षा में जो भ्रमण करने के लिए जाना है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। पर्यटन भ्रमण एक प्रकार से बालकों विद्यालय वातावरण से बालकों को बाहर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है। ये आप सब पता है, आप घूम के आगे होंगे शायद। ये विधि प्रोफेसर रेने के द्वारा दी गई, जिनके अनुसार पर्यटन सिखाने की विधि है जिसमें बालक स्वयं देखकर प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। तो आपको इसका सबसे पहले प्रतिपादक याद रखना है, प्रोफेसर रेने। मेन बात ये, बाकी आपको सबको पता है कि पर्यटन किसे कहते हैं। स्ट्रिंग परिभाषा क्या दे रहा है, बालकों को सुनियोजित तरीके से किसी भी शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय की व्यवस्थाओं से बाहर ले जाना ही क्या है, भ्रमण है। तो स्ट्रिंग मतलब है विद्यालय से बाहर कोई ले जा सकता है, तो स्ट्रिंग होता है। इसी तरह से आप याद रख लो। अब देखो, पर्यटन के लिए विशेष रूप से किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जैव विविधता वाला क्षेत्र, चिड़ियाघर, अभयारण्य आदि के लिए ले जाया जा सकता है। तो ये भी थोड़ी सी बात एक बार और देख लो, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सब बातों का ध्यान रखा जाता है पर्यटन क्षेत्र में। अब है पर्यटन बाल केंद्रित विधि है। पर्यटन क्या है, बाल केंद्रित विधि। और पर्यटन के लिए आवश्यक क्या है, तो नंबर 1 है कहाँ, कब, कैसे जाना है, ये तय करना पड़ता है। पूर्व नियोजन से तैयारी कराना पड़ता है। कौन कौन से मार्गदर्शन साथ होंगे, ये भी बात रखी जाती है। आवश्यक खाने के लिए कौन कौन सी सामग्री साथ में लेनी है, इसी भी चर्चा सबसे पहले की जाती है। पर्यटन विधि के गुण और लाभ दोनों देख लो एक साथ में। गुण देखो, बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ज्ञान स्थायी होता है, बालक भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परिवेश में परिचित होता है, सामाजिकरण का भी विकास होता है। अब दोस्त देखो, इसमें क्या है, समय व धन अधिक खर्च होता है। सामान्य विद्यालय वातावरण में उपयोग नहीं है, सामान्य विद्यालय नहीं ले जा सके, खर्चीली विधि है। और उसके बाद में सभी बिंदुओं का शिक्षण संभव नहीं है और दुरुपयोग न होने की भी संभावना बनी रहती है। तो लास्ट देखो, संरक्षण विधि। संरक्षण विधि किसे कहते हैं, ये एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें सभी बालकों को सामूहिक रूप से क्रियाशील रखते हुए किसी शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करवाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, संरक्षण विधि कहते हैं। आगे देखो, इस विधि का उपयोग करते समय बालकों को किसी गांव में ले जाया जा सकता है और तथा वहां बालकों के छोटे छोटे समूह बनाकर क्रमश भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का सर्वे करवाया जाता है। बालकों को दिया जाता है कि इस गाँव में जाओ, आप भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सर्वे करके लेकर आओ। और छोटे छोटे समूह में बालक क्या बना लेते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं। अब है इसके सिद्धांत, वेरी मोस्ट मित्रों, संरक्षण विधि के सिद्धांत देखो। स्वयं करके सीखो सिद्धांत लागू होता है, सक्रियता का सिद्धांत लागू होता है, सहकारिता का सिद्धांत लागू होता है, बाल केंद्रित व्यवहार का सिद्धांत लागू होता है, प्रोत्साहन का सिद्धांत लागू होता है, रुचि का सिद्धांत भी लागू होता है। करके सीखा जाता है मित्रों। इसमें सक्रियता, बालक बहुत सक्रिय रहते हैं। इसमें सहकारिता मतलब समूह, छोटे छोटे समूह में जाकर के सर्वे करते हैं। तो अब है संरक्षण विधि के गुण दोष। नंबर 1 देखो, बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है। यानी संरक्षण विधि क्या है, बाल केंद्रित भी है और मनोवैज्ञानिक विधि भी है। प्रत्यक्ष अनुभव करवाती है ये संरक्षण विधि। तर्क व चिंतन का विकास भी होता है। आप जाओगे सर्वे करने के लिए तो तर्क, वहाँ पे चिंतन तो फाइनल होगा। सहकारिता, सहयोग एवं नेतृत्व का विकास होता है। इस तरह ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब दोस्त देखो, समय अधिक, खर्च ज़्यादा होता है इसमें। शिक्षक निष्क्रिय हो जाता है, आराम से बैठ जाते हैं शिक्षक, तो बालक जाते हैं गाँव में सर्वे करने के लिए। गलत सूचनाएँ भी कई बार मिल जाती है और अन्य बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया जा सकता।
तो मित्रों छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कल मित्रों अपन देखेंगे सामाजिक शिक्षक एवं व्यावसायिक वर्दी। तो धन्यवाद दोस्तों।